टेंस पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी में हम देखते हैं WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन में हमको पढ़ना है कि क्या क्या करना है और इसके बारे में जानेंगे आखिर ये WH क्वेश्चन होता क्या है। नाम से ये WH, सब में हम WH लगाते हैं और ये बन जाता है WH क्वेश्चन। तो एक से भाव को छोड़ करके तो कौन कौन हो गए WH क्वेश्चन? व्हाट हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम WH क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, whom हो गया, when हो गया, which हो गया, how हो गया, who हो गया। ये सब WH क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे हुज ने लिए, हुज भी ले लेते हैं, ये भी WH क्वेश्चन होता है। टोटल 9 WH क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब जो है WH क्वेश्चन होते हैं। व्हाट हो गया, whom हो गया, why हो गया, when हो गया, which हो गया, how हो गया, who हो गया, whose हो गया। अब बेसिकली which और that को डिफरेंशिएट करने के लिए that का भी अध्ययन करते हैं, WH में नहीं पढ़ते इसको। which या that को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल इतना है। और जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एक साथ वेयर बचा है, वेयर भी लिख लीजिए, टोटल 9 हो गया। अब जैसे समझते हैं, सबसे पहले हम हु को समझेंगे। हु बेसिकली क्या है, जो पर्सन को रेफर करते हैं। जैसे हु डज दिस वर्क, इस कार्य को कौन करेगा। हु डू दिस वर्क तो गलत हो जाएगा। हु बेसिकली जो वर्ब है, वो बेसिकली जो वर्ब को V5 लेता है, हु जो है वो V5 लेता है वर्ब। और V5 जो वर्ब होते हैं जो डूअर फॉर्म में लिखाते हैं वो 5 तरह के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? वो जैसे एक डू हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिड हो गया, तीसरा क्या हो गया, डन हो गया, चौथा क्या हो गया, डूइंग हो गया, पांचवा क्या हो गया, डज हो गया। ये डुअल फॉर्म का वर्ब है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो हु को जब हम बेसिकली बनाते हैं तो हु एक्चुअली हम पर्सन को रेफर करते हैं। और जब पर्सन को रेफर करेंगे तो बेसिकली हम V1 या V5 से डिस्टिंग्विश करेंगे। ऐसे तो सबसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन हु के साथ हम जब पर्सन को रेफर करते हुए बनाते हैं तो हम V5 से बनाते हैं, यानी हु के बाद हम जो देते हैं वो V5 देते हैं। और बाकी हम सब में जब बनाएंगे तो सब में हम V1 का यूज करेंगे, V1 या V5 का यूज करेंगे। लेकिन हु एक लौता वर्ब है जो हम V5 को बनाते हुए बनाते हैं। अब हु को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्ब फॉर्म में लिखना है तो हु डज ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा ये। हु डज नॉट लगा दीजिए। अब यहाँ पे ये वर्ब का आप लगा सकते हैं, ये वर्ब है, ये V5 के रूप में काम किया है, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब यहाँ पे मेन वर्ब से भी बना सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब जैसे बना देंगे, हु डजंट डू दिस वर्क, वह इस कार्य को नहीं कर सकता। हु डजंट डू दिस वर्क और हु डजंट दिस वर्क, इन दोनों में जरा अंतर देखिए। हु डजंट दिस वर्क और हु डजंट डू दिस वर्क, हम दोनों से बनाते जब सेंटेंस, हु डजंट डू दिस वर्क। अब इसमें डाउट आता होगा कि हम यहाँ तो भाई V5 का इस्तेमाल किए और V5 में तो हम डजंट लगाए हैं, यहाँ तो हु डजंट, इस कार्य को कौन नहीं करेगा। और हु डजंट डू दिस वर्क, इस कार्य को कौन नहीं करेगा। तो ये दोनों में क्या डिफरेंशिएट है? तो हु डजंट दिस वर्क, इस कार्य को कौन नहीं करेगा, ये तो सही है, हु डजंट दिस वर्क। अब इस कार्य को कौन नहीं करेगा, इस कार्य को कौन नहीं करेगा, ये तो हो गया हु डजंट दिस वर्क। और हु डजंट डू दिस वर्क, इस कार्य को कौन नहीं करेगा, दोनों का लगभग सेम है। डू अगर हम देखें तो डू तो यहाँ पे V1 है, लेकिन हम पढ़ेंगे डू डज नॉट के बाद तो भाई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ तो हमको वर्ब देना नहीं है। हम तो ये जान रहे हैं हु के जब बाद हम वर्ब जाने हैं तो V5 है, V5 के रूप में हम डज का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन
जब हम डज नॉट के बाद अगर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो V1 होता है, जो हम बता चुके हैं। तो हु डजंट, यहाँ पे V1 लग जाएगा। अगर हमने हु डजंट यहाँ पे दे दिए तो हु डजंट डू दिस वर्क, इस कार्य को कौन नहीं करेगा, तो यहाँ पे डू जो है वो डूअर फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये जो वर्ब है वो मेन वर्ब है, और ये वाला जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से इसको लेना देना है। यहाँ पे जो V5 लिखे हैं वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के लिए लिखे हैं, तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला जो है वो मेन वर्ब के लिए रूप में काम आया है। तो आप मन में डाउट होता होगा दोनों में से कौन सही है, दोनों सही है। हु डजंट दिस वर्क, हु डजंट डू दिस वर्क, इस कार्य को कौन नहीं करेगा, और हु डजंट, डजंट यहाँ पे वर्ब है, और डू जो है यहाँ पे कार्य को करने वाला है, जो इस वर्क को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही है, हु डजंट दिस वर्क, हु डजंट डू दिस वर्क, और बेसिकली दोनों ही पर्सन को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब अगला अगर हम अदर WH क्वेश्चन देखें तो अदर WH क्वेश्चन के बाद तो अदर WH क्वेश्चन में जब हम बनाएंगे तो अदर WH क्वेश्चन में हम सब कुछ ले सकते हैं। अदर WH क्वेश्चन में एक्सेप्ट विच या हुज को नहीं लेंगे, क्योंकि विच या हुज जो है वो चूज करने के लिए हम लगाते हैं। जब चूज करने के लिए कोई सब्जेक्ट को बनाते हैं उसके लिए नाउन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको हम अलग से लिखे हैं, विच या हुज को अलग से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अदर WH क्वेश्चन देखें तो अदर WH क्वेश्चन के साथ क्या लगाते हैं, B1 या B5 का इस्तेमाल हम करते हैं। तो B1 या B5 का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को देते हुए बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत होगी, यहाँ सब्जेक्ट की नहीं, यहाँ सब्जेक्ट को रेफर करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है। तो अदर WH क्वेश्चन प्लस B1 या B5 प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो हम किसी से बना सकते हैं, तो बेसिकली हम समझा देते हैं। ये तो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट को रेफर करता है। अब अगर हम वाई से बनाएं, वाई डू यू नॉट डू दिस होमवर्क, ये सेंटेंस है ये, और हम पर्सन को रेफर करते हुए बना दिए, तो यहाँ पे हु बना दिए। वाई डू यू, तुम अभी तक होमवर्क का ही नहीं किए हो, यहाँ डू जो है ये B1 या B5 में हम कुछ लगा सकते हैं। तो ये जो डू है ये बेसिकली B1 या B5 वाला वर्ब है, और यू के चलते डू आया, ही रख देंगे तो डज आ जाएगा, तो वाई डज ही हो जाएगा। तो वाई डू यू नॉट, और ये जो डू है वाई डू यू नॉट डू दिस होमवर्क, यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है और ये नॉट है, और ये वाला जो डू है ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखिए तुम अदर WH प्लस B1 या B5 सब्जेक्ट प्लस नॉट या नॉट से भी बना सकते हैं, और हम मेन वर्ब दे दिए, मेन वर्ब की जरूरत है, यहाँ मेन वर्ब बिना से भी बना सकते हैं, नहीं से भी बना सकते हैं, जैसा ही। तो एक डू मेन वर्ब है और एक डू जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इस तरह का दो सेंटेंस दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ताकि डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। ये जो सेंटेंस है दोनों ही सही माना जाएगा, उस कार को कौन नहीं करेगा, इस कार, लेकिन यहाँ डू जो है वो करता है, करने के लिए, तो दोनों ही यहाँ पे सही माना जाएगा, दोनों ही सेंटेंस सही है। तो अदर WH क्वेश्चन में अगर व्हेन देखे तो व्हेन टाइम को लेते हैं, सिंपल वाला बात है, और वेयर जो है वो प्लेस के लिए लेते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल वेयर डू यू लिव, तो वेयर है, वेयर के बाद हमको सब्जेक्ट की जरूरत, ये डू या डज की जरूरत होती है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद हम लिव लगा देते हैं, वेयर डू यू लिव। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हुई तो हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाउ बताता है तरीका, हम किस तरह से, मैनर है, तरीका है, वे है, मेथड है, इसको हम हाउ बोलते हैं। जैसे
हाउ डू यू प्रिपेयर दिस फूड, या दिस मिस्ट बोल सकते हैं, दिस फिस्ट बोल सकते हैं। फिस्ट मतलब भोजन के लिए होता है, मिस्ट तो एक मील्स होता है, एक मिस्ट होता है, फिस्ट होता है। ये हो गया ठंडा, जब ठंडी लगती है तब बोलते हैं। मिल्स हो गया भोजन, फिस्ट और मिल्स, ठीक है। तो आप कैसे फिस्ट को बनाएंगे, FEEST, तो इसको, और इसी में फिस्ट में अगर हम एक आपको मीठा लेना हो तो उसको हम बोलते हैं डेजर्ट, DESSERT। और यही अगर सूप के फॉर्म में यूज कर रहा हो तो इसको हम बोलते हैं क्विसाइन। ये सब खाना के लिए यूज होता है, क्विसाइन, डेजर्ट, फीस्ट, मील्स, और ये सब जो है भोजन के लिए वर्ड है। ये ठंडा, तो हाउ डू यू प्रिपेयर दिस फिस्ट, तो ये हो गया तरीका बता रहा है, मेथड बता रहा है। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है, वे बता रहा है। तो जब भी वे हो, तरीका हो, मैनर हो, तो वहां पे हाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ हो गया, डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वही सेम चीज है सब्जेक्ट में। तो हमने भी एक हाउ पर एग्जांपल ले लिए, वेयर पर एग्जांपल ले लिए, फिर हम व्हेन पर, व्हेन तो हम बता दिए टाइम के अकॉर्डिंग होता है, उस पर आप लोग सेंटेंस बना लेंगे। व्हाई तो हम अभी ले लिए एग्जांपल। अब बचता है व्हाट या whom। तो व्हाट या whom को पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट या whom। आखिर व्हाट या whom को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो व्हाट या whom के बारे में समझते हैं कि ये व्हाट या whom, ये जो हम WH व्हाट या whom लिखे हैं, ये एक्चुअली है क्या और ये कैसे आता है। तो अगर हम व्हाट या whom को देखें तो इस तरह से समझ सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले ये जाने, हिंदी में बोलते हैं इसको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, फिर से हम समझा देते हैं। अब थोड़ा आगे क्लास में बढ़ गए तो ये जानिए कि ये नहीं होता, इस तरह से नहीं समझते, जिस पर क्रिया का फल पड़ता उसको ट्रांजिटिव, जिसको ऊपर क्रिया का नहीं फल पड़ता उसको इंट्रांजिटिव। ये बेसिक डिफिनेशन है। ये जानने से केवल पूरा नहीं हम समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन है और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये ट्रांस शब्द से, ट्रांस मतलब होता है चेंजेबल, फ्रेंच भाषा में इसको बोला जाता है, ये फ्रेंच भाषा से ही है बना है ये ट्रांजिटिव। इसका मतलब होता है चेंजेबल, बदलना, जो क्रिया शिफ्ट कर सके, बदल सके, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। और जिसमें बदलाव नहीं हो, चेंज नहीं हो, ट्रांस नहीं हो, यानी इन प्लस ट्रांस यानी अनचेंजेबल, इस वर्ब को बोलते हैं अनचेंजेबल, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट या whom का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्हाट या whom ही बताएगा कि हम ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट या whom का जवाब नहीं देता हो तो वो सकर्मक क्रिया नहीं कहलाएगा, वो अकर्मक कहलाएगा। जैसे मैं बेंच पर बैठता हूँ, आई सिट ऑन द बेंच, तो मैं कहाँ पे बैठता हूँ, व्हाट मतलब होता है क्या, whom मतलब होता है किससे, ये दोनों में किसी का जवाब नहीं दे रहा है। मैं कहाँ पे बैठता हूँ भाई पता ही नहीं है, मैं क्या बैठता, ऐसा थोड़ी बोलेगा आदमी। आई सिट ऑन द बेंच, तो ऑन द बेंच पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैं बिस्तर पे सोता हूँ, जैसे मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ पे हूँ ये बताऊंगा, आई स्टैंड ऑन द फ्लोर, तो ये ना बताओगा तो मैं कहाँ पे हूँ, तो इसके बारे में बताओगा। तो ये हो गया व्हाट या whom, क्या और किसे। और इन ट्रांस मतलब हो गया अनचेंजेबल, इसमें व्हाट या whom का जवाब नहीं मिल पाएगा, यहाँ व्हाट या whom का जवाब नहीं पता चल पाएगा, ये पता ही नहीं चल पाएगा व्हाट या whom का जवाब। तो इसको उतार ले, फिर हम बताएंगे कि ये क्या है।
तो हम समझते हैं कैसे कौन है, इसके बारे में समझते हैं। तो व्हाट या whom को बेसिकली जानेंगे। व्हाट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स को जो डिफरेंशिएट करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, व्हाट भी और whom भी। लेकिन दोनों में जो नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स को जो रेफर करता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग थिंग्स को रेफर करता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो लिविंग थिंग्स को रेफर करता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग्स को जो रेफर करता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग थिंग्स को रेफर करता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जैसे एग्जांपल से समझते हैं तब हमको और समझ में आएगा कि ये आखिर क्या क्या चीज है, ये जो लिखे हैं व्हाट या हूं, ये आखिर क्या क्या है, इसके बारे में समझ में आएगा एग्जांपल से। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं, whom do you search there, तुम्हें किसे ढूंढना है, किसे ढूंढना है, पर्सन को ढूंढना है। तो you जो हो गया यहाँ पे किसको रेफर किया, लिविंग थिंग्स को रेफर किया, और ये जो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो डू हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तुम्हें किसे ढूंढना है, तो ढूंढने के बारे में बात हो रही है, whom do you, तो किसे ढूंढना है, तो ये वाला जो वर्ब हो गया वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब सवाल होता है कि हम यहाँ पे डू या डज लगा दिए। अब जैसे एक सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, जैसे हम ये बोलते हैं आई गेव him a book, जैसे you gave me a book, दोनों सेंटेंस ले रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। whom do you search there, I gave me him a book, you gave me a book, इस तरह का हम सेंटेंस लिए, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों भी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है पर्सन को, ये लिविंग थिंग्स है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रेफर करता है, लिविंग थिंग्स को रेफर करता है। तो जब ये लिविंग थिंग्स को रेफर करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई गेव हिम ए बुक, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रेफर करता है, लिविंग थिंग्स के लिए रेफर करता है। तो जब लिविंग थिंग्स को रेफर करता है तो आई गेव हिम ए बुक, तो किसको रेफर कर रहा है, लिविंग थिंग्स को रेफर कर रहा है। यू गेव मी ए बुक किसको रेफर कर रहा है, लिविंग थिंग्स को रेफर कर रहा है। मुझे बुक चाहिए, किसे चाहिए, मुझे चाहिए। तो यहाँ जो ये ऑब्जेक्टिव केस है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें मुझे चाहिए, गेव है, गेव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमको एक चीज समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली मेन वर्ब को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है भाई, अभी हम बताएं, और ये है मेन वर्ब है भाई। तो बेसिकली दोनों वर्ब को हम कर सकते हैं, लेकिन उस पे क्रिया का फल पड़ना चाहिए। तो फल किस पे पड़ रहा है, यहाँ पे सर्च पर, ढूंढने पर पड़ रहा है। तो यहाँ जो क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है, सर्च करने पर, ढूंढने पर पड़ रहा है। तो ये इसलिए ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों इनडायरेक्ट। अब अभी एक चीज समझते हैं कि हमको किताब की जरूरत है, तो ये बुक जो है वो क्या चीज का जवाब देगा, हमें क्या चाहिए, किताब चाहिए। तो किताब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये हो गया तो आपका व्हाट को रेफर करेगा, मुझे क्या चाहिए, किताब चाहिए। तो यहाँ पे जो है नॉन लिविंग थिंग्स, मुझे क्या चाहिए, किताब चाहिए, ये भी क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए दोनों रेफर किसको किया, ये दोनों रेफर किया नॉन लिविंग थिंग्स यानी व्हाट को रेफर किया। अब यहाँ भी देखे तो मुझे क्या चीज, मुझे किसे ढूंढना है, ढूंढना का रेफर है, तो ढूंढना जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स पर ही तो क्रिया का फल पड़ रहा है, और यहाँ पे ढूंढने का इस्तेमाल है तो नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको बोलेंगे। तो यही होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसका जवाब नहीं मिल पाए तो उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आई सिट ऑन द टेबल, मैं टेबल पर बैठता हूँ। तो मैं कहाँ पे बैठता हूँ ये जवाब होगा, मैं क्या बैठता हूँ तो होगा नहीं, मैं किस पर भी तो होगा ही नहीं। तो ये जो ऑन द टेबल है पूरा एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये भी बताएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए।
आई सिट ऑन द टेबल, तो मैं कहाँ पे बैठता हूँ, यही बात होगा ना। तो ना तो व्हाट का जवाब है ना तो whom का जवाब है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ना तो व्हाट का जवाब है ना तो whom का जवाब है, इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो इसको उतार लेंगे, व्हाट या whom को डिफरेंशिएट करना। और भी कुछ एक्सेप्शन है, आगे बताते जाएंगे जहां जहां एक्सेप्शन आएगा। फिलहाल ऐसे यही है कि व्हाट या whom को जो डिफरेंशिएट करेगा वो बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसको उतारेंगे। अब देखिए विच या हुज। तो विच जो बेसिकली हम सेलेक्ट करने के लिए लगाते हैं, चूज करने के लिए लगाते हैं। किसी चीज को हमको चूज करना हो तब हम विच का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लगाते हैं सेलेक्ट के लिए, चूज के लिए। लेकिन डैट का भी मीनिंग चूज ही होता है। डैट एक्चुअली हम WH क्वेश्चन में नहीं लिखते, रिलेटिव प्रोनाउन में लिखते हैं, लेकिन विच या डैट का मीनिंग तो एक ही होता है। लेकिन डैट को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है, इसका नाम है नासा फॉल्स। NASAFOLS, इसको बोलते हैं नासा फॉल्स, यानी नॉट, A फॉर एनी, S फॉर सेम, A फॉर ऑल, F फॉर फ्यू, O फॉर ओनली, L फॉर, L देखे तो लिटिल, और S फॉर सम। इसके साथ साथ D3 जितने भी हैं जो सुपरलेटिव डिग्री हैं, तो इसी में हम सुपरलेटिव, सेम और सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम D3 बोलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट, इन सबों के साथ हम डैट का प्रयोग करते हैं, चाहे विच या डैट का भाव सेम हो। दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट टू दिस, यही किताब है जो मुझे पसंद है। तो दिस इज द सेम बुक, विच नहीं लगाएंगे, तो हमको तो चूज करना, हमें पसंद करना। दिस इज द सेम बुक, विच भी भाव एक ही है, लेकिन हम बता दिए सेम है, वही किताब है। तो नासा फॉल्स जब भी आ जाता है तो हम इसका डैट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एन हो गया नॉट, ए एनी, एस हो गया सेम, ऑल, एफ हो गया फ्यू, ओनली हो गया लिटिल हो गया, और ये क्या हो गया, सम हो गया। अब विच के साथ जब हम बनाते हैं तो विच के साथ नाउन के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हो गया नाउन के साथ ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जब हम देते हैं तो इसके बाद हम वर्ब देते हैं, और इसके बाद जब हम देते हैं सब्जेक्ट देते हैं, और यहाँ भी वर्ब दिए, यहाँ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। लेकिन यहाँ जो वर्ब देंगे, डू डज डिड चल रहा है, तो ये वर्ब कौन सा चलेगा, ये होगा मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, और ये कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब। अब जैसे हम अगर इसको बनाएं, Which copy do you want? कौन सी कॉपी की तुम्हें जरूरत है, इसमें बहुत सारी कॉपी रखा हुआ है। अब तुमको कौन सी कॉपी की जरूरत है, यानी चूज करो कौन सा कॉपी तुमको चाहिए भाई। इसलिए हम बताएं विच जो है बेसिकली सेलेक्ट और चूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सी कॉपी हमको चाहिए, तो विच कॉपी डू यू वांट। अब यहीं पे अगर हम लगा दे दिस इज द सेम कॉपी, तब हम विच नहीं लगाएंगे, डैट हो जाएगा। दिस इज द सेम कॉपी दैट आई वांट। अब अगर हम विच है और हुज के साथ भी ऐसा ही, हुज मतलब हो गया किसकी, ये किताब किसकी है। सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, हुज बुक इज दिस। अब यहां जब हम इज लगा दिए तो ये नहीं समझिएगा कि इज है, तो यहाँ पे मेन वर्ब है, तो यहाँ पे विच बुक लगा दिए। अब यहाँ पे नाउन एज ऑब्जेक्ट के लिए तो बुक लिखे, और उसके बाद तो हम बताएं डू डज डिड। हम डू डज डिड की, क्योंकि ये वर्ब ही है, डू डज डिड, डू कौन सा वर्ब है, V1 वाला वर्ब है, तो इज भी V1 वाला वर्ब है। V1 जो होता है वो इज होता है, इज एम आर।
जब इज के साथ V4 लग जाता है तब कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो और V2 क्या होता है, वाज या वेयर वाला वर्ब। V3 कौन सा वर्ब होता है, बीन वाला वर्ब। V4 कौन सा वर्ब होता है, बीइंग वाला वर्ब। और V5 कौन सा वर्ब हुआ, सिर्फ इज। सिर्फ क्या हुआ, इज। तो इसीलिए इज, अगर इज सिर्फ लिखा हुआ है तो हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं मानेंगे, हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस मानेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है भाई, सिंपल एग्जांपल ही बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। तो हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, व्हाट इज नेमिंग बोल दिए, अर्थ का अनर्थ हो गया, क्यों, इसीलिए वहां पे हुआ कंटिन्यूअस टेंस का बोध ही नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस तभी होगा जब इज प्लस V4 होगा। तो इसीलिए जब हम इज लिखे हैं तो इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जब इज के साथ V4 है तभी, क्योंकि इज जो है वो V1 या V5 दोनों वर्ब की तरह काम करता है। इसको उतार ले, WH क्वेश्चन ओवर हो गया। अब हम ये रूल से स्टार्ट करेंगे। किसकी लिखेगा, किसी की। चलिए थोड़ा सा और कर ले। जाएगा अब जैसे आप कुछ देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स। रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस अब यही पढ़ेंगे। इधर जितना भी था टेंस का सब्जेक्ट था तो कुछ रूल्स हैं उसको देखेंगे। पहला रूल कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है जो पहले से सत्य हो, जो चीज पहले से सत्य है इसको कोई टाल नहीं सकता है, इसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जो पहले से सत्य है, जो पहले से ट्रूथ है उसको बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी पहले से ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ बोलेंगे, साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट की थी, अब जाके प्रूफ हुआ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब पहले से ट्रूथ, जैसे द सन शाइन्स बाय डे, सूर्य दिन में उगता है, या सन राइजेस इन द ईस्ट, ये पहले से चलती आ रही है, इसके लिए साइंटिस्ट ने खोज नहीं किया। लेकिन जब साइंटिफिक ट्रूथ, जैसे न्यूटन डिस्कवर्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले नहीं था, न्यूटन जब 25 साल के थे तभी उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोज किया, तो इसके पहले नहीं थी, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया, तब आप जाकर के सत्य हो गया। हैबिचुअल ट्रूथ जो मेरा आदत है, जो हम इंटरवल में करते हैं, जैसे आई गेट अप एट अर्ली इन मॉर्निंग एट 6 o'clock, तो ये मेरा इंटरवल है कि हम 6 o'clock में उठते हैं, ये खाते हैं, ये करते हैं, ये इंटरवल में करते हैं, ये मेरा आदत है। नेचुरल ट्रूथ जो प्राकृतिक का सच्चाई है, जो प्राकृतिक की सच्चाई वाली चीज है उसको बोलते हैं नेचुरल ट्रूथ। जैसे आदमी मरणशील इंसान है, कौन सा ट्रूथ में आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये पहले से ट्रूथ है, हमेशा से चलते आ रहा है। अब जैसे अगर कोई पूछ दे कि, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि आई गेट अप एट अर्ली इन मॉर्निंग एट 5 o'clock, कौन सा ट्रूथ है, हैबिचुअल ट्रूथ है। अगर कोई पूछ दे कि प्राकृतिक वाली चीज जो घटनाएं हैं उसको बोलेंगे, जैसे हम पूछ देते हैं यू गेज्ड एट द विंडो, तुम विंडो से झांक रहे हो, कब, जब ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, ये सब चीज का सिचुएशन हुई। जैसे आई पीप आउट ऑफ द विंडो व्हेन स्नोफॉल अपीयर्स, तो अब जैसे स्नोफॉल अपीयर्स कर दिए उसके बाद जो सेंटेंस चला जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेचुरल ट्रूथ हो गया। नेचुरल ट्रूथ को बेसिकली डिनोट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और साइंटिफिक ट्रूथ यानी साइंटिस्ट ने खोज किया था अब जाके सत्य हो गया, उसको बोलते हैं साइंटिफिक ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो पहले से सत्य है और जो सत्य चलते आ रहा है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ।
और हैबिचुअल ट्रूथ मतलब जो हमारा आदत है, जो इंटरवल में करते हैं, उसको बोलते हैं हैबिचुअल। अब नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट दिन इसको कंटिन्यू करेंगे।